उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था और बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। उम्मीदवार बीजेपी के, जिनमें अगर खास नामों की बात करें तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह का ये नाम है। तीनों नाम बेहद अहम है। हालांकि 10 उम्मीदवार काफी ज्यादा अच्छे प्रत्याशी हैं ये। और यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर जो चुनाव होगा, 10 नाम बीजेपी की तरफ से सामने आए। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए खुशी का दिन है। विधानसभा की तरह अब विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बढ़ा है। एक एक वर्कर, एक एक हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में आया हुआ है। अब उच्च सदन में भी, परिषद में भी भाजपा ने बहुमत की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का भी हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे समाज को भी परिषद में अपना उम्मीदवार बनाकर सामाजिक संतुलन और छोटे छोटे समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। वहीं नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सलिल बिश्नोई ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए सलिल बिश्नोई जी को प्रत्याशी बनाया है। सलिल बिश्नोई जी, आप बिश्नोई समाज से आते हैं। तमाम समस्याएं रही बिश्नोई समाज की, जिनको आप निरंतर उठाते रहे। अब जब आप विधान परिषद में जा रहे हैं तो आगे की क्या तैयारियां रही? बिश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति समर्पित है और मैं हमेशा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करता रहा। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हूं, ना कि बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि के नाते। पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी उसको हम निर्वहन करेंगे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी हम पूरा काम करेंगे। जिस तरीके से एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, क्या किस रूप में देखते हैं आप? किस तरीके की जिम्मेदारी आप? देखिए, ये हमारे लिए नई जिम्मेदारी नहीं है। हम 3 बार विधायक रह चुके हैं, जनता से चुन के गए हैं। इस बार संगठन ने हमें दूसरी भूमिका दी है, उस भूमिका का निर्वाह करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की उनको जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करेंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ 1 इंडिया। और नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें, नामांकन पर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों के लिए 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 10 प्रत्याशियों का सफलतापूर्वक नामांकन हो गया है। हालांकि 11वें प्रत्याशी के लिए अभी बीजेपी ने कार्ड नहीं खोले हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट कहा कि 10 प्रत्याशी के लिए अभी विचार किया गया है। 11वें प्रत्याशी के लिए आगे विचार विमर्श होगा। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आज अरविंद शर्मा, जो गुजरात से आए हैं, पीएम मोदी के खास बताए जाते हैं, मीडिया से बात करते हुए कतराते रहे या कहीं मीडिया से बचते हुए नजर आए। हमने भी उनसे तमाम सवाल पूछने चाहे, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि 10 प्रत्याशी सफलतापूर्वक नामांकन कर चुके हैं और सीधे तौर पर जिन 10 प्रत्याशियों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, सभी जातियों का ध्यान रखना है। इसी पार्टी से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह पूरा एक बार एमएलसी पर उत्साह आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में।
अपने अपने नेताओं के लिए आज उनका उत्साह साफ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम 11वें प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी अभी उसके पत्ते नहीं खोल रही है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे जेपी नड्डा। मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खास चर्चा भी हो सकती है। श्रावस्ती में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। बता दें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। बीजेपी के लिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी बताए गरीबों को कब वैक्सीन लगेगी। बीजेपी झूठ बोलती है, किसानों के हित की लड़ाई हमेशा सपा लड़ेगी। तो अखिलेश यादव के ये तमाम वो बयान जो श्रावस्ती से सामने आए हैं। बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ये तमाम वो बयान सामने आए जहां श्रावस्ती में उन्होंने ये तमाम चीजें बोली। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी बोलती है, अखिलेश यादव का कहना। डॉक्टर्स उन पर कोई शिकायत नहीं है और जो वॉलंटियर जो अपने आप आ रहे हैं और ट्रायल्स में जो सहयोग देने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बताए कि कब गरीबों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन लग जाएगी और पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को किस तारीख तक वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन को लेकर के हमने साफ कहा कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन पर कोई शिकायत नहीं है और जो वॉलंटियर जो अपने आप आ रहे हैं और ट्रायल्स में जो सहयोग देने में कोई शिकायत नहीं है। अली अब्बास जफर के निर्देशन में फिल्माई गई वेब सीरीज तांडव को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने भी विरोध जताया है। साधु संतों का कहना है कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए और बनाने वाले को दंडित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो साधु संत तांडव करेंगे। वहीं संतों ने तो बांसुरी और तलवार दिखाते हुए कहा कि हम बांसुरी बजाना भी जानते हैं और शस्त्र उठाना भी जानते हैं। अवार्ड वापस करने वाले कहां हैं? मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी चाहिए कि वो ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि इस्लाम धर्म से जुड़े लोग किसी भी धर्म का ना तो अपमान करें और ना ही उस पर टिप्पणी करें। 15 जनवरी को तांडव नाम की जो एक वेब सीरीज रिलीज हुई है उसमें हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान दिखाया गया है। मैं जगत गुरु पर सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसे तो तमाम फतवे जारी हो जाते हैं। जब कोई एक थप्पड़ मार दे और अगर कहीं वह मुस्लिम लड़का निकल गया मार खाने वाला, भले वह चोरी करने वाला हो, अपराधी हो, तो फिर लोग अवार्ड वापस करने लगते हैं। पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान में डर लग रहा है, यहाँ भीड़ तंत्र का शासन है। और जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस तरह के अपमानजनक जो है तो वेब सीरीज बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तब इसमें किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आती है? आखिर मुस्लिम धर्म गुरुओं को यह भी तो एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि जिस तरह से उनका अपने धर्म के प्रति सम्मान है उसी तरह से इस्लाम में लोग दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान रखें। अली अब्बास जफर के द्वारा बनाया गया तांडव मूवी यह दुर्भाग्यपूर्ण मूवी है और जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति हमारे इष्ट भगवान भोले भगवान राम के प्रति और क्रॉस का चिन्ह चेहरे पे बना देना और मजाक उड़ाना और जिस प्रकार से कमेंट करना, उसमें जो लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं इन डायरेक्टर से, इन एक्टर से कि किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे या तो कत्लेआम हो जाएगा या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा।
तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, दम नहीं कि अगर कर सको, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। इसके नाते जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, जिस प्रकार से भगवान को लेकर के वेब सीरीज से तांडव बनाया गया है, यह बहुत दुखद है। उसमें भगवान का चित्रण जो किया गया है वह हास्यास्पद है और इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान है। और हम समझ से लोग यह निश्चित करते हैं कि यदि इस प्रकार से भगवान का अपमान होगा और उनका चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा तो निश्चित है कि इसका आघात समस्त भक्तों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि भगवान जो हमारे पूजनीय हैं, दर्शनीय हैं और उनका किसी रूप से हास्यास्पद पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाया है वह निश्चित है दंड के भागी है। सरकार को चाहिए इस पर बैन लगावे, साथ ही साथ उसको दंडित किया जाए। हाथरस से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इस बदमाश से एक तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की गई है। अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना से फरार हुआ था ये बदमाश। फरार के बाद बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं। हाथरस से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, फरार हो गया था ये बदमाश। इसके बाद इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। हाथरस से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद पुलिस तथा एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 का इनामिया सगीर गिरफ्तार हुआ है और गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अपराधी पिछले 14 महीने पूर्व अलीगढ़ से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था और इस पर अलीगढ़ थाना सिविल लाइन में भी मुकदमा पंजीकृत है और अलीगढ़ पुलिस द्वारा ही इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी इसके ऊपर 7-8 संगीन धाराओं में मुकदमे हैं, चोरी के, गैंगस्टर के, आर्म्स एक्ट तथा 307 के। तो इसी 25,000 के इनामिया को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और एसपी हाथरस विनीत जायसवाल ने किया गोष्ठी का आयोजन। बता दें, बैंक प्रबंधकों के साथ गोष्ठी कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं एसपी ने। तो बैंकों की सुरक्षा के संबंध में गोष्ठी में मंथन किया गया। वहीं बैंकों में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, एसपी विनीत ने ये दिशा निर्देश दिए। तो सीसीटीवी की डीवीआर की स्टोरेज क्षमता कम से कम 1 महीने की हो, एसपी के निर्देश ये तमाम सामने आए हैं। वहीं बैंकों के एटीएम पर नियंत्रण केंद्र के साथ साथ अलर्ट की व्यवस्था भी होने की बात कही है उन्होंने। तो साथ ही उन्होंने कई निर्देश ऐसे दिए हैं। पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बैंक प्रबंधकों के साथ एसपी की ये पहल सामने आई है। एक अच्छा कदम उठाते हुए ये निर्देश भी जारी किए गए। एसपी हाथरस ने ये गोष्ठी कर तमाम दिशा निर्देश, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की जो डीवीआर की क्षमता है वो कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए और बैंकों के एटीएम के कैमरों के बारे में भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने बरतारा गांव में स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आश्रम की गौशाला में पहुंचकर गायों की सेवा भी की। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आश्रम में ही किसान महिलाओं के द्वारा सजाए गए
विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिले की सदर तहसील बस्तारा गांव में विनोबा सेवा आश्रम का आज 40वां स्थापना दिवस था। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब, हालांकि हमने चाहा था सीडीओ प्रेरणा शर्मा जी भी हुए इसमें, और मोहित जी अगर कहीं पर। वहीं नोएडा में होमगार्डों की करतूत से खाकी शर्मसार हो गई। बता दें, होमगार्डों ने नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर 30 किलो चांदी लूटी। कमिश्नरेट ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा है। गिरफ्तार और फरार होमगार्ड की बर्खास्तगी जी हां, बर्खास्तगी की मांग की गई है। आगरा के ज्वेलर के चालक से लूटी चांदी चेकिंग के नाम पर। बता दें, वारदात को अंजाम दिया और फरार होमगार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। करीब 22 लाख रुपए की बताई जा रही है लूटी हुई चांदी की कीमत। तो सेक्टर 39 कोतवाली पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो चेकिंग के नाम पर वारदात को अंजाम दिया था। फरार होमगार्ड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और करीब 22 लाख रुपए की बताई जा रही है लूटी हुई चांदी की कीमत। और मेरठ से खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया। बता दें, गौ तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। पथराव में 2 सिपाही और गांव के ही लोग घायल हुए। वांछित चल रहे गौ तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस, जहां पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया और साथ ही साथ गांव के कुछ लोग भी जो घायल हुए हैं। पुलिस की टीम में जो लोग थे, पुलिसकर्मी थे, वो भी घायल हुए हैं। तो वांछित चल रहा है गौ तस्करों का ये गैंग, जिसको पकड़ने गई थी ये टीम। तो पथराव में 2 सिपाही और गांव के लोग घायल हुए हैं। तो जहां एक और प्रशासन सख्ती करने की सोचता है, वैसे ही कहीं दबंगों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया जाता है। तो मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर हमला किया गया। गौ तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस की ये टीम, जहां पुलिस टीम पर यह हमला कर दिया गया। साथ ही साथ 2 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं और गांव के कुछ लोग भी घायल हुए हैं। तो ये खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां गौ तस्करी को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से इन तस्करों पर रोक लगाई जाए। जहां पुलिस की टीम वांछित चल रहे गौ तस्करों को पकड़ने गई थी, लेकिन उसके बावजूद तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जहां 2 सिपाही घायल हुए और गांव के भी लोग घायल हुए। एटा से खबर है, जहां जिला कारागार से कैदी ने रंगदारी मांगी। आगरा के एक डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है इस कैदी ने। तो हत्या के मामले में सजा काट रहा है यह आरोपी कैदी और बावजूद इसके जेल से डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली इस कैदी ने। तो जिला प्रशासन और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सवालिया निशान के किस तरीके से आखिर जेल से उसने अपने ये जो कारनामे है इसको बरकरार रखा है और डॉक्टर से 10 लाख रुपए की जो रंगदारी मांगी वो किस तरीके से संभव हो पाया है। तो आगरा के एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी। जिला कारागार एटा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला कारागार से कैदी ने रंगदारी मांगी। आगरा के डॉक्टर हैं जिनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है इसकी तरफ से। तो हत्या के मामले में यह आरोपी सजा काट रहा है। जिला प्रशासन और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर किस तरह से संभव हुआ कि इस कैदी ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली डॉक्टर से। संवाददाता नंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंद कुमार, आपसे जानेंगे कि आखिर कैसे संभव हो पाया, जेल से किस तरीके से इस कैदी ने रंगदारी मांग ली। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद एटा के जिला कारागार का है, जहां पर एक जो है सजा याफ्ता कैदी लंबे समय से सजा काट रहा था, जिसने जेल के ही एक जो है पीसीओ बूथ से जो है कॉल करके आगरा के एक डॉक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है जी। तो आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या जांच की जा रही है?
देखिए, आगरा की जिस डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है, डॉक्टर ने आगरा के ये थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसको लेकर जो है डीआईजी जेल और एटा के एसएसपी और डीएम दोनों लोगों ने आज जेल का निरीक्षण किया और मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच बैठाई है। जी, आपसे ये जानेंगे कि जो रंगदारी मांगी गई वो किस तरीके से, कौन से फोन से, किस तरीके से मांगी गई है? आपको बता दें कि जेल के अंदर कैदियों की सुविधा के लिए जो है एक पीसीओ बनाया गया, जिसपे घर पे बात की जा सके। वो उनकी सुविधा के लिए, उनके घर वालों की सुविधा के लिए पीसीओ की व्यवस्था की गई है। उससे जो है कॉल करके जो है डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।